Welcome to session 2 Fundamentals of Accounting. Today we will be continuing with double entry bookkeeping system, and we had already finished the first part of this session in an earlier video. So in this session earlier, we had discussed about what is accounting, what are the various branches of accounting, why accounting is important. And now let us look at the double entry bookkeeping system, where we talk about how actual accounting takes place. तो accounting में हमारा एक पॉलिसी रहता है यूज करने का डबल एंट्री बुककीपिंग सिस्टम, जहां पे हम दोनों तरफ देखते हैं पार्टीज। जैसे आपको मैंने एक किताब दी और आपसे वो किताब के मैंने पैसे ली, तो ये दो ट्रांजैक्शंस हो गए। So under double entry bookkeeping system, both the aspects of a transaction are recorded. तो डबल एंट्री का मतलब ये है कि आप दोनों तरफ से ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो जैसे आपने अपने कुछ भी पैसे खर्चे, तो पैसे खर्चने पे आपका पैसों का अकाउंट कम होगा और आपने जो सामान खरीदा वो वाले अकाउंट में सामान ज्यादा होगा। तो ऐसे ही एक ही ट्रांजैक्शन के दो पहलू रहते हैं, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सो ट्रांजैक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, अगर एक में कुछ कम होता है तो अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, दूसरे अकाउंट में उतने ही अमाउंट से हम उसको बढ़ाते हैं। सो एवरी डेबिट विल हैव अ करस्पॉन्डिंग क्रेडिट एंड वाइस वर्सा। तो एक डेबिट का एक क्रेडिट होगा, एक क्रेडिट का डेबिट होगा, दोनों साथ में चलेंगे। तो अगर एक अकाउंट बढ़ता है तो दूसरा जिसमें वो जुड़ेगा, दोनों जो जुड़े हुए अकाउंट से एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। तो ये हमेशा ऐसे ही साथ में चलते हैं। तो इसमें क्या कंडीशंस है? सबसे पहले तो दो पार्टीज चाहिए, ये तो आप समझ ही गए हैं कि एक को दे रहा है, एक ले रहा है। और transaction should have the effect of receiving the benefit and giving of such benefit which is measurable in terms of money. तो ये मनी टर्म्स में होना है। दोनों बेनिफिट की बात हो रही है, किसी को कोई फायदा हो रहा है और ये हम मनी टर्म्स में इसको मेजर कर सकते हैं। एवरी अकाउंट विल हैव टू साइड्स, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। बेनिफिट रिकॉर्डेड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड एंड बेनिफिट गिवन इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। अब ये दोनों इफेक्ट जो है ट्रांजैक्शन के हम एक साथ रिकॉर्ड करते हैं और दोनों में अकाउंट का असर क्या होता है वो हम देख सकते हैं। तो डेबिट साइड में है जो हमें मिल रहा है, क्रेडिट साइड में जो हम दे रहे हैं। तो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अकाउंट्स की, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में तीन तरह के कैटेगरीज रहते हैं: पर्सनल अकाउंट्स, रियल अकाउंट्स और नॉमिनल या फिक्टिशियस अकाउंट्स। ये तीन अकाउंट्स हैं हमारे डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम में। तो सबसे पहले देखते हैं पर्सनल अकाउंट क्या है। पर्सनल अकाउंट से आप समझ ही रहे हैं, किसी का अपना। तो बैंक का हो सकता है अकाउंट, आपका इंडिविजुअल्स का हो सकता है, फर्म्स का हो सकता है, कंपनीज का हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो भी ये एक इंडिविजुअल या किसी नाम से कुछ वजूद है जिसका, वो वाला है पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट है जो बिजनेस एसेट्स, जैसे हमारे प्लांट एंड मशीनरी हो गए, फर्नीचर हो गए, लैंड एंड बिल्डिंग, कैश एंड गुड्स, ये सारे हमारे रियल अकाउंट्स में आ जाते हैं। और नॉमिनल अकाउंट्स है, ये हम बस नाम के लिए इसको यूज करें, जैसे एक्सपेंसेस, इनकम, लॉसेस एंड गेन्स, यहाँ पे हम हिसाब रख रहे हैं, ये किसी के नाम पे या किसी का इंडिविजुअल अकाउंट नहीं है। तो रूल्स क्या है हमारे डबल एंट्री के? रूल्स ऑफ डबल एंट्री है कि पर्सनल अकाउंट में डेबिट द रिसीवर ऑफ बेनिफिट एंड क्रेडिट द गिवर ऑफ बेनिफिट। तो पर्सनल अकाउंट जैसे आपका इंडिविजुअल अकाउंट हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, यहाँ पे जो दे रहा है उसका जो गिवर ऑफ बेनिफिट है वो क्रेडिट होएगा और जो रिसीव कर रहा है उसका डेबिट होगा। फिर हमारा है रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो ये आप याद रख सकते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट में है आपका। तो ये वाली एक लाइन भी अगर आप याद रखें तो आपको रूल्स याद हो जाए। नॉमिनल अकाउंट जो है आपका, डेबिट द एक्सपेंसेस, जो खर्चे हो रहे हैं, जो लॉसेस हो रहे हैं उसको डेबिट करेंगे, और क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स। तो नॉमिनल अकाउंट के लिए आप ये लाइन याद रखेंगे तो आप इससे काम कर सकते हैं।
सो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, जो घाटा हो रहा है, जो खर्चा हो रहा है उसको डेबिट करेंगे, और जो भी फायदा हो रहा है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो स्टेप्स क्या होते हैं इन रूल्स को अप्लाई करने के लिए? सबसे पहले तो हमें देखना है कौन से दो अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं, फाइंड आउट विच आर द टू इफेक्ट्स और अकाउंट्स इफेक्टेड इन द ट्रांजैक्शन। फिर देखना है कौन से दो क्लासेस को बिलोंग करते हैं अकाउंट्स, पर्सनल की नॉमिनल है कि रियल है, और फिर हमें ये रूल अप्लाई करना है कौन सा अकाउंट डेबिट होना है और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो ये जो है, आप एज अ पर्सन आप बैंक अकाउंट में अपने डील करते हैं, आप अपने घर का बजट भी बनाते हैं, और अगर आप रिटेल इंडस्ट्री में काम करते हैं तब भी आपको अपने बिजनेस का फायदा नुकसान देखना होता है। तो अगर आप अपना बिजनेस बनाते हैं एज एन एंटरप्रेन्योर, यू शुड नो हाउ टू कीप योर बुक्स ऑफ। सो स्टेप्स हमने समझ लिए हैं, रूल्स हमने समझ लिए, अब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग देख लेते हैं। The important branches of accounting are financial accounting, cost accounting and management accounting. So हमारे यहाँ पे तीन branches of accounting हो गए। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम देख रहे हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स, उसका प्रॉफिट कितना हुआ, लॉस कितना हुआ बिजनेस का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में। तो जो फाइनेंशियल पोजीशन है, जो एसेट्स एंड लायबिलिटीज हैं, वो एक पर्टिकुलर डेट पे कितना है, तो आपका रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलता है मैनेजमेंट को, वो डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, वो प्लानिंग कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बिजनेस के ऑपरेशन। फिर बात आती है कॉस्ट अकाउंटिंग की। कॉस्ट अकाउंटिंग जो है, यहाँ पे आप कॉस्ट ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स वो देखते हैं। तो आपने जो भी मैन्युफैक्चर किया उसका कॉस्ट क्या है, और आप प्राइसेस फिक्स करते हैं। इससे क्या होता है कि आपका कॉस्ट भी कंट्रोल रहता है, आपके पास कॉस्ट इन्फॉर्मेशन भी रहता है कि आप आगे का डिसीजन ले सके। फिर आती है बात मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है, वो मैनेजमेंट को हेल्प करता है टू टेक रैशनल डिसीजंस, जैसे प्राइसिंग डिसीजंस करने हैं, कुछ बनाना है कि कुछ खरीदना है, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजंस। तो ये जो अकाउंटिंग की ब्रांच है हमारी, ये नेसेसरी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देती है अबाउट फंड्स, अबाउट कॉस्ट, प्रॉफिट्स एक्सेट्रा टू द मैनेजमेंट। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ये हो गए हमारे तीन ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। अब हम बात कर रहे हैं सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग। जब हम हिसाब लगाते हैं तो हम कैसे लेते हैं? एक है हमारा कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे हम तब अकाउंटिंग करते हैं जब हमारे पास कैश या नकद हमारे पास आता है कुछ भी। तो जब भी कैश मिलता है हमें तभी हम एंट्री करते हैं, हम तब एंट्री नहीं करते जब पेमेंट या रिसीट हमारे पास ड्यू हो गई है। सो गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मेंटेन्ड ऑन दिस सिस्टम। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, प्रोफेशनल, ये सब रिसीट्स और पेमेंट्स इस कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में बेस करते हैं। फिर आता है मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग या अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। इसमें हम दोनों हिसाब रख रहे हैं। ये हम देख रहे हैं कि ड्यू आ रहा है पेमेंट की नहीं, तो पेमेंट जो आने वाली है हम उसका भी हिसाब रख रहे हैं। तो इसमें हम फाइनेंशियल इफेक्ट्स देख रहे हैं ट्रांजैक्शन का, इवेंट्स का, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द फर्म in the period in which they occur. The objective of this system is to relate the revenue in terms of cost so that reported net income measures a firm's performance during a period. तो हम ये ही नहीं देख रहे कि कितना पैसा आ रहा है और कितना जा रहा है, हम ये देख रहे हैं कि कितना आने वाला भी है। इससे हमें पूरा पता लगता है कि हमारा रेवेन्यू कितना है, हमारा खर्चा कितना हुआ है। फिर आता है बात फिक्स्ड सिस्टम पे। यहाँ पे हम दोनों का कॉम्बिनेशन, कैश सिस्टम और मर्केंटाइल सिस्टम, इन दोनों को यूज कर रहे हैं। इससे हम नेट इनकम देख सकते हैं, जहाँ पे एक्सपेंसेस हम देख रहे हैं अक्रूवल बेसिस पे और इनकम्स हम देख रहे हैं कैश बेसिस पे। तो हम फिक्स सिस्टम में ये देख रहे हैं कि हमारा खर्चा क्या हो रहा है, हमें कितने आगे लोगों को या अपने लेनदारों को पैसे देने, और इनकम हम उतना ही हिसाब लगा रहे हैं जितना हमारे पास आया है। अब बात आती है यूजर्स कौन होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स को हम दो कैटेगरीज में रख सकते हैं, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। तो इंटरनल यूजर्स हैं हमारे मैनेजर्स, हमारे तो मैनेजर्स हो गए जो बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, उनको मालूम होना चाहिए कितना अकाउंट्स हमारा कैसे चल रहा है, हमारे बिजनेस में हमें आगे डिसीजंस लेने के लिए इसकी जरूरत पड़ती है। और एम्प्लॉइज जो है वो जानना चाहते हैं फाइनेंशियल पोजीशन क्या है अपनी कंपनी का, वो हायर सैलरी डिमांड कर सकते हैं, वो चाह सकते हैं कि और डिपार्टमेंट्स में
अपने बेनिफिट्स देखें। और एक्सटर्नल यूजर्स जो हैं हमारे, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, जो इन्वेस्ट करते हैं कंपनी में। उनको भी मालूम चाहिए, होना चाहिए कि फाइनेंशियली कंपनी का स्टेटस क्या है, ताकि उनका इन्वेस्टमेंट कितना सेफ है, वो आगे और कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर हमारे क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स जो हैं वो हमारे लेंडर्स हैं, जिनको हमने पैसा देना है, तो वो भी जानना चाहते हैं कि हम पेमेंट करेंगे कि नहीं, कब पेमेंट ड्यू है। तो सप्लायर्स एंड क्रेडिटर्स जो है वो भी इंटरेस्टेड रहते हैं जानने के लिए कि फर्म जो है उनका या बिजनेस जो है वो उनका पेमेंट कब करेगा, टाइम से करेगा कि नहीं। फिर गवर्नमेंट भी इंटरेस्टेड रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने नेशनल इनकम के स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं, टैक्सेस लेने होते हैं, तो गवर्नमेंट्स को भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जरूरत होती है, और वो खुद भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। पब्लिक जो है वो भी जानना चाहती है कि कंपनीज कैसे काम कर रही है, कि वो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, वो अगर इन्वेस्ट करना चाहे तो उसके लिए भी वो जानना चाहते हैं। रिसर्चर्स जो होते हैं वो भी रिसर्च कर रहे हैं, तो कितना कैसे चल रहा है बिजनेस वो भी जानना चाह सकते हैं। और एनजीओ जो रहते हैं वो भी जानना चाहते हैं कि कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बिजनेस सिर्फ पैसे ही नहीं कमाएगा, वो सोसाइटी को भी कंट्रीब्यूट करेगा, तो क्या वो सही तरीके से ये कर रहा है कि नहीं। इसके बाद आती है बात आपके अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स थोड़ा आपका यहाँ पे स्क्रीन इन्होंने बुक में कुछ कर रखा है, तो आप पढ़ नहीं पा रहे होंगे, मैं बता देती हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आपके अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं और अकाउंटिंग कन्वेंशंस होते हैं। तो सबसे पहले है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो बिजनेस है ये इंडिविजुअल से अलग है। मैंने अपनी बिजनेस को रेडी किया, पर ये बिजनेस मेरे नाम से नहीं, एक अलग अपने नाम से चलेगा, उसका अकाउंट्स वगैरह सब अपना होगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है, मैं जीऊं या मरूं, मैंने जो कंपनी बनाई वो चलती रहेगी। कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, जहां पे हम कॉस्ट के बेसिस पे सब ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। डुअल एस्पेक्ट है, जो हमने डुअल डबल एंट्री बुक कीपिंग की बात करी। मनी मेजरमेंट है कि मनी के या मनी टर्म्स में ही हम सब कुछ काम कर रहे हैं। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट है, जो हम एक टाइम पीरियड देखते हैं, जनवरी टू दिसंबर, मार्च टू अप्रैल टू मार्च, ऐसे हमारे अकाउंटिंग पीरियड्स हो सकते हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, जो आपका तभी रियलाइज होता है जब वो पेमेंट होती है। और मैचिंग ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यूज और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स, जहाँ पे आप शुरू से लेके अब तक डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। तो आइए इसको डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? द बिजनेस इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पर्सन्स हु ओन इट। द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट डिफरेंशिएट्स बिटवीन बिजनेस एंड ओनर। तो ये बिजनेस जो है वो लॉ से बना है और कॉर्पोरेट एंटिटी है ये, और इक्विटी कंट्रीब्यूटर्स जो हैं, जो उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो है इंडिविजुअल्स। तो जो ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस का है और जो रिकॉर्ड हो रहा है, ये दोनों अलग तरीके से रिकॉर्ड हो रहा है। तो अगर ओनर जो है वो कैश लेता है बिजनेस से, तो अकाउंट को डेबिट किया जाएगा और कैश अकाउंट या गुड्स अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। गोइंग कंसर्न, जैसे मैंने आपको कहा, द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग assumes that the business will continue forever. With this assumption, the fixed assets are recorded in the books of account at their original cost. Prepaid expenses are not treated as the expenses of the year in which they are incurred. It assumes that the business derives benefit of it over a period of time. तो हम इसको बैलेंस आउट कर देते हैं। कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने कहा, कॉस्ट आपका बुक्स में कॉस्ट के हिसाब से ही होता है, और जो आपके एसेट्स हैं उसको आप कम करते जाएंगे हर साल, क्योंकि हर मशीनरी या जो भी आपके एसेट्स हैं वो सारे साल कम होते जाता है, उनका जो लाइफ है वो ढंग से चलते नहीं है, जैसे जैसे वो पुराने होने लगते हैं, इसलिए उसको डेप्रिसिएशन किया जाता है। सो दिस अप्रोच इज प्रेफर्ड बिकॉज इट इज डिफिकल्ट एंड टाइम कंज्यूमिंग टू एसरटेन द मार्केट वैल्यूज। तो अगर आज 1000 रुपए का है, अगले साल 10% उसका कम करके उसको 900 रुपए ऐसे करते हुए कम करते हुए जाते हैं। डुअल एस्पेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया, डेबिट और क्रेडिट की हमने बात करी थी पहले, वही है यहाँ पे। और फिर मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम किलोज, क्विंटल, मीटर, लीटर में नहीं कर रहे, हम मनी टर्म्स में ही उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं।
So all money or money worth transactions form an important part of the business. फिर बात आती है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि हम एक टाइम पीरियड देख रहे हैं, जैसे 1 अप्रैल से 31 मार्च या 1 जनवरी टू दिसंबर 31, तो उस टाइम पीरियड में हम प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं। फिर रियलाइजेशन है, यहाँ पे इट इज रिलेटेड टू द रियलाइजेशन ऑफ रेवेन्यूज। तो कुछ हमने बेचा, जैसे सेल्स ऑफ गुड्स या सर्विसेज, तो हमने यहाँ पे रेवेन्यू आइडेंटिफाई किया। तो अक्रूवल सिस्टम में रेवेन्यू और एक्सपेंस को हम टाइम पीरियड्स में आइडेंटिफाई करते रहते हैं, और हम कैश सिस्टम में इसको जब रिसीव करते हैं तभी हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। तो ये बात हो रही है कि हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, और इसका जो भी बिजनेस से रिलेटेड है रेवेन्यू एक्सपेंसेस, हम उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर हम मैच कर रहे हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू। एक्सपेंसेस जो है इस अकाउंटिंग पीरियड में वो रेवेन्यू के साथ मैच होने चाहिए। तो इस टाइम पीरियड में हमने जितने गुड्स बेचे उसका कितना खर्चा आया वो हम उसी टाइम पीरियड में लगाएंगे। तो कोई भी लॉसेस हुए, कोई भी सेल हुए, वो जो भी एसोसिएट हम नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम पीरियड में, हम नेट इनकम मेजर करने से पहले उसका हिसाब करेंगे। हिस्टोरिकल अकाउंट, जैसे मैंने कहा, रिकॉर्ड हम रख रहे हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब डेट वाइज। तो हमने जनवरी का जनवरी में 1 2 3 4 30 तक, फिर फरवरी का डाला इस साल का, ऐसे करते हुए 2020 का हमने डाला, फिर 2021 का उसके बाद आएगा, तो ऑर्डर में जाएगा ये सारा। तो हम इसको हिस्ट्री की तरह उसका रिकॉर्ड पुराना से आज तक डेट वाइज मेजर करते रहते हैं, इसलिए इसको हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कॉन्सेप्ट कहा जाता है। अब हमारी बात आ रही है अकाउंटिंग कन्वेंशन। कन्वेंशन जो है वो कस्टम्स या ट्रेडिशंस हैं जिसके साथ आप अपने अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो सबसे पहला है डिस्क्लोजर। कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 में आपको अपनी सारी इंफॉर्मेशन एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में देनी होती है। तो रिपोर्ट शुड डिस्क्लोज फुल एंड फेयर इंफॉर्मेशन टू द प्रोप्राइटर्स, क्रेडिटर्स, इन्वेस्टर्स एंड अदर्स। तो यहाँ पे डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मटीरियलिटी। मटीरियलिटी में ट्रेडर जो है वो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स रिकॉर्ड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो आलतू फालतू का इंफॉर्मेशन कुछ नहीं रिकॉर्ड करेंगे। आज मैंने पैसे खर्चे, उस पैसे को खर्चने में मुझे कितना दुख हुआ वो नहीं रिकॉर्ड होगा, सिर्फ आपने कितना खर्चा वो रिकॉर्ड होगा। और अगर आपने जैसे कुछ भी आपने खर्चा किया, आप उसमें नोट करना चाहते हैं, जैसे ये खर्चा फीस का था, ये खर्चा आपने मेंटेनेंस में दिया, तो वो आप नोट तो कर रहे हैं। अगर आप कुछ और लिखना चाहते हैं कि किस मेंटेनेंस की किस कंपनी को आपने दिया, तो वो आप एक कॉर्नर में लिख सकते हैं। नहीं तो आपको हर अनइम्पोर्टेंट चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। कंसिस्टेंसी है, जो आप मेथड्स फॉलो कर रहे हैं उसी को ही आप सालों साल फॉलो करते रहे, नहीं तो इस साल का अगले साल से आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो कंसिस्टेंसी हैज टू बी फॉलोड। तो एक स्ट्रेट लाइन मेथड आप यूज कर सकते हैं या रिटर्न वैल्यू मेथड यूज कर सकते हैं। तो आप वही मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को पूरे हर साल फॉलो करें। फिर कंजर्वेटिज्म है कि हम अनरियलाइज इनकम का हिसाब नहीं लगाएंगे। तो जो हमारा वैल्यूइंग स्टॉक है, जो भी कम है हम उसको लगाएंगे। दिस इज द पॉलिसी ऑफ प्लेइंग सेफ। तो हम लॉसेस का तो हिसाब रखेंगे, पर प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट्स, आगे कितना मुनाफा होने वाला है उसको हम हिसाब नहीं रखेंगे। तो हम जो भी नुकसान हो रहा है उसका हिसाब रखेंगे। सो सम डिग्री ऑफ कंजर्वेटिविज्म इज इनएविटेबल बाय ऑब्जेक्टिव डेटा इज नॉट अवेलेबल। तो आप जब हिसाब लगाते हैं कोई आगे हमें अपना पैसा लौटाएगा कि नहीं, जिस हमसे जिसने लिया है, तो हम उसके लिए हमको करना पड़ता है कंजर्वेटिज्म। अगर हमारे क्रेडिटर्स हैं डिस्काउंट नहीं देंगे तो उसका देखना पड़ता है। और हमें स्टॉक इन ट्रेड को जो हम वैल्यू कर रहे हैं, तो वो हम मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस जो भी कम है उस पर रिकॉर्ड करते हैं। तो अब बात आ रही है हमारे एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। तो जो हमारे अकाउंटिंग है उसके एडवांटेजेस तो ये हैं कि हम ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर ही रहे हैं, साथ में उसको एनालाइज भी कर सकते हैं, प्रेजेंट भी कर सकते हैं, रिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो ये रिकॉर्ड्स हमारे मेंटेन हो जाते हैं, हमें दिमाग में कुछ नहीं रखना पड़ता, सब कुछ लिखा रहता है, जब जरूरत पड़े इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं। फिर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये सब आसानी से तैयार कर सकते हैं इस इंफॉर्मेशन से। तो हमें पता लग जाता है कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, क्या फायदे में चल रहा है कि नुकसान में चल रहा है।
फिर हम अपने एसेट्स पे भी कंट्रोल रख सकते हैं, हमारे पास कितना कैश इन हैंड है, बैंक में कितना पैसा है, स्टॉक में कितने गुड्स हैं, ये जो भी है हमारे पास एसेट्स, हमें मालूम होता है कि कितना है, हम कितना खर्चा कर सकते हैं। हमारे पास रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भी रहती है जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हैं उनको बताने के लिए, और हम अपना कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं, आगे का पीछे का हमने हमारा कंपनी कैसे परफॉर्म करना है, और हमारे जो फ्रॉड और थेफ्ट है, चोरी होने का खतरा भी कम रहता है, क्योंकि हम बार बार इसको चेक करते रहते हैं। फिर टैक्स के हिसाब से भी हमें फायदा रहता है, हम टैक्स का हिसाब लगा सकते हैं, बिजनेस का वैल्यू भी हम हिसाब लगा सकते हैं। तो अगर बिकना है, कोई बिजनेस, किसी से खरीदना है बिजनेस या बेचना है, तो भी हमें पता लग जाता है बिजनेस का वैल्यू कितना है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी रहता है, अगर हमें कहीं पे भी यूज करना है, कोर्ट भी एक्सेप्ट करता है इसको एविडेंस के लिए, और मैनेजमेंट के लिए भी मदद करता है, क्योंकि हम परफॉर्मेंस देख सकते हैं, बिजनेस में दिक्कतें क्या आ रही हैं उसको करेक्ट भी कर सकते हैं, और हम आगे अपने गोल्स भी सेट कर सकते हैं। एडवांटेजेस तो हमने देख लिए, अब देखते हैं लिमिटेशंस क्या है। तो फर्स्ट है, इट डज नॉट रिकॉर्ड ऑल इवेंट्स। तो जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है सिर्फ वही रिकॉर्ड हो रहे हैं। तो जैसे मैंने अभी कहा कि वो पैसा खर्चने के लिए मैंने अपने क्या खर्चे करे या क्या खर्चे कम करे, वो कुछ भी नहीं इसमें रिकॉर्ड होंगे। आपके करंट वैल्यूज भी रिकॉर्ड नहीं होंगे, क्योंकि हिस्टोरिकल इन नेचर है, तो ये करंट वैल्यूज नहीं होते। और एस्टिमेट्स कई बार पर्सनल जजमेंट पे भी रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो जैसे हमने सोचा कि ये लोग जिसने हमसे पैसे लिए हैं, हमारे कर्जदार, वो हमें टाइम से पैसे लौटा देंगे, तो हमने हिसाब लगा लिया पर उन्होंने पैसे ही नहीं दिए। तो ऐसे हमारे पर्सनल जजमेंट पे एस्टिमेट्स हो सकते हैं, वो कई बार सही नहीं भी होते। और इनएडिक्वेट इंफॉर्मेशन भी हो सकती है कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स की, क्योंकि हम हिसाब तो सारा रख रहे हैं पेपर पे, सिर्फ मनी टर्म्स में, पर हमारे कौन से प्रोडक्ट ज्यादा बिक रहे हैं, हमारे कौन से डिविजन ज्यादा प्रॉफिटेबल है, वो हमें नहीं पता लग रहा है, क्योंकि हम एक मेन अपने कंपनीज का मेन रिपोर्ट्स रखते हैं। अब बात आती है आपके असाइनमेंट क्वेश्चंस की। यहाँ पे 3 मेन सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ये भी डिस्कस कर लिया कि कन्वेंशंस ऑफ अकाउंटिंग कौन से हैं, और फिर हमारे जो असेसमेंट में है, हमने अकाउंटिंग क्या होती है वो भी डिफाइन कर लिया, फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग, एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ये सब हमने आज डिस्कस कर लिया है। और आपका यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है, अगर आप अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट समझ गए तो आप पहला वाला कर सकते हैं, प्रॉफिट कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। आपका एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग कौन कौन सा है, सारे ही। आपके कौन सा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, आपका यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये सारे अकाउंटिंग है। डिसीजन मेकिंग इसके ऊपर बेस्ड होता है, वो अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है। और इम्पोर्टेंट ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपके ये तीनों ही हैं। तो आज हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग, और अलग अलग हमारे फंक्शंस एंड लिमिटेशंस एंड एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, ये सारे डिस्कस कर लिए। तो इसके बाद है हमारा जर्नल, लेजर एंड सब्सिडियरी बुक्स। ये अगले सेशन, अगले वीडियो में